नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज के इस सेशन में जो हम खास जानने वाले हैं गुप्त वंश के, गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं, कौन से पुस्तक से हमारे को इनके सोर्सेज के बारे में पता चलता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इनके प्रशासनिक व्यवस्था किस किस स्तर पे थे। पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो भूमि कर, कितने तरह के भूमि कर लगाए गए, सीता कर क्या था वो। उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात कर सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत काम आएगा और वो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहें। तो साथियों आइए देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले गुप्त वंश के बारे में अगर आपसे सवाल पूछे कि गुप्त काल का, ध्यान दीजिए सभी के सभी लोग, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें। गुप्त साम्राज्य के या गुप्त काल को, जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा ऑफ गुप्ता एज कहते हैं, है ना। ये इतना तो आप सभी को पता है कि सर इसे स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। क्या आप जानते हैं इसके सोर्स के बारे में? अगर हम इसके सोर्स अगर आपसे पूछे कि स्रोत कैसे कैसे स्रोत से आपको पता चलता है, तो आज के इस सेशन में हम लोग स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी बोले तो लेखन में आप बेसिकली दो तरह के लेखन विधि को जानते हैं। पहला, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, पहला आप कहते हैं सेकुलर। क्या बोलते हैं? सेकुलर लेखन। सेकुलर में आप बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्ष वाला, धर्मनिरपेक्ष। ये किसी के पक्ष में बात नहीं करता है, धर्मनिरपेक्ष। और दूसरा है रिलीजियस, टेक्स्ट के हिसाब से, बोले तो धार्मिक के हिसाब से आप चीज़ों को जानते हैं। आज के इस सेशन में मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट सवाल के सही सही जवाब दे पाते हैं, कौन तैयार है यूजीसी नेट में अपीयर होने के लिए। चलिए, बेसिकली हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि सर सेकुलर सोर्सेज और रिलीजियस सोर्सेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में अगर हम बात करें सेकुलर सोर्सेज की, सेकुलर बुक्स की, कौन कौन से बुक्स आपके पेपर में अक्सर पूछे गए हैं, ये वो सवाल है जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में। तो देखें सभी लोग, पहले बुक्स का नाम मैं जो लिख रहा हूं, कमांद किए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कमांद किए नीतिशर। आप सभी जानते हैं नीतिशार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये बुक। इस बुक में आपको गुप्त काल का संपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन आप कौटिल्य के बुक में देखते हैं अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र से इसको क्या किया गया? कंपेयर किया गया है। तो दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किस किस चीज के बारे में? राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया। देखो ध्यान से किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में और आप कैसे क्वेश्चन करके आएंगे वो देखिए। किससे तुलना की गई है? अर्थशास्त्र से इसे तुलना की गई है। आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल आप कह सकते हैं कि मौर्य काल से भी ज़्यादा एक्सटेंसिव देखने को मिलता है। मौर्य काल से भी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था में अलग अलग जगह पे अफसरों को देखने को मिलता है कि अलग अलग बेहतरीन अफसर जिन्होंने कहीं ना कहीं किंग को असिस्ट किया है। अलग अलग जगह पे ग्रुप देखते हैं, प्रोविंसेस देखते हैं, प्रोविंसी के नीचे परगना जिसे आप जिला कहते हैं, जिला के नीचे भी कई सब डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, फिर उसके नीचे भी ग्राम्स को देखते हैं। तो इसी तरह से तो कमांदकीय नीतिशार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे किससे तुलना किया गया है? चंद्रगुप्त के काल का वर्णन इसमें मिलता है। चंद्रगुप्त सेकेंड के काल का वर्णन मिलता है। तो यहां से एक पॉइंट। दूसरा नंबर बुक, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। एक किताब है कौमुदी महोत्सव। क्या है बच्चे? कौमुदी महोत्सव। दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यह भी कहीं ना कहीं वर्णन करता है आपके राजनीतिक तथा धार्मिक गतिविधियों के बारे में बताता है, प्रशासन के बारे में। उसके अलावा आगे चलते, अच्छा कभी आपसे पूछ ले कि कौमुदी महोत्सव किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है वज्जिका के द्वारा। हालांकि वज्जिका
एक लैंग्वेजेस भी है जो वज्जी के क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरे नंबर पे तीसरा किताब को देखेंगे, देवी चंद्र गुप्तम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बुक, देवी चंद्र गुप्तम। बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से, गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखा है? तो विशाखा दत्त की किताब लिखी गई है। और विशाखा दत्त ने एक किताब और लिखा था जिसे आप क्या बोलते हैं? मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम। इसमें एक वर्णन देखने को मिला है किस चीज के बारे में कि देवी चंद्र गुप्तम में बताया गया किस तरह से रामगुप्त के समय में जो अटैक होता है, आपके बाहरी अटैक, और किस तरह से रामगुप्त छोड़कर अपनी बीवी ध्रुव देवी को छोड़कर चला जाता है। तो ध्रुव देवी और उनके छोटे भाई, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने किस तरह से हुनों के अटैक को और खासतौर से शकों के अटैक को रोकने की बात की है, सबका वर्णन देवी चंद्र गुप्तम में किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, विशाख दत्त की लिखी गई किताब है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में किसके बारे में लिखा था? किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? धनानंद को हराया था, उसका वर्णन यहां पे देखने को मिलता है। एक बार सभी साथियों क्लास को शेयर करते चले। डी नंबर पे अगर हम बात करें, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, शूद्रक। ये बहुत बड़ा नाम है। शूद्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? शूद्रक की किताब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मृच कटिकम। ये किताब से भी आपको कटिकम, आपको किस चीज का वर्णन मिलता है? गुप्त काल का वर्णन मिलता है। इसके अलावा शूद्रक के अलावा चलते हैं हम लोग काव्य नाटक। इसके अलावा और भी कई नाटक हैं जिसमें आपको दिखाया गया स्टोरी टेलिंग ऑफ द गुप्त फेजेस के बारे में। उसके अलावा काव्य मीमांसा। आपसे ये सभी नाम जो मैं लिख रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि किस किताब में गुप्त काल का वर्णन देखने को मिला है। उसके बाद आप आगे चलिए, आगे में अगर देखें तो कथा सरित सागर के बारे में पूछा जाता है कि किसने लिखा है? कथा सरित सागर। तो आपसे जब भी ये नाम पूछे तो आप डायरेक्टली नाम कीजिएगा, किसका नाम? सोमदेव का नाम। इनके द्वारा लिखी गई किताब, इसमें भी आपको किसका वर्णन मिलता है? गुप्तों का वर्णन मिलता है। कैसा है ये? सेकुलर बुक है। ये सेकुलर बुक में किसी के धर्म को जो है आँच ना आए, धर्म निरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए लिखी गई किताब। इसके अलावा और चलते हैं, स्वप्न सवदत्त। ये भी किताब है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जिसे भाषा ने लिखा था, भास के द्वारा लिखी गई किताब है। एक और किताब, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपसे पूछा जाता है, कालिदास की लिखी गई किताब। जितने भी हैं सब में ऑलमोस्ट बताया गया है गुप्ता, क्योंकि कि कालिदास गुप्त काल के से रिलेटेड है। इसमें आप देखें अभिज्ञान शकुंतलम, सभी लोग ध्यान से लिखते चलेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा रघुवंशम लिखते चलो मेरे साथियों। एक बार क्लास शेयर करते चलो। मेघदूतम के अलावा ऋतु संहार, कुमार संभव, ये सब किताब, कुमार संभव, ऋतु संहार, ये सभी आपके लिखे गए किसके द्वारा है? कालिदास के द्वारा। तो ये हुए आपके वो सोर्सेस जिसमें बताया गया गुप्ता फेजेस के बारे में। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, धार्मिक सोर्सेस के बारे में। देखिए ध्यान से, धार्मिक सोर्सेस, आपसे अगर पूछे कि धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहला नाम लूंगा पुराणों के बारे में। पुराण में बहुत सारे पुराण। आप अगर बात करें कितने पुराण, तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, ये सभी वायु, मत्स्य, भगवत, ये सब पुराण आपको किसका वर्णन करता है? तो गुप्त फेज में लिखी गई है, बहुत सारे। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं थोड़ा स्मृति की। स्मृति में नारद स्मृति, नारद के अलावा आपसे पूछ सकता है बृहस्पति, व्यास, ये सभी, बृहस्पति, ये सभी जो है स्मृति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं पे पुलस्त मुनि की भी बात की गई है। पुलस्त मुनि की भी बारे में बात किया गया है कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं किताब लिखा है गुप्त काल के बारे में, धर्म से रिलेटेड। उसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, फाहियान ने
फुओगोजी नामक पुस्तक लिखा है। फुगुओजी, इसमें कहीं ना कहीं आपसे मिलता है। फाहियान के अलावा युंग सेंग के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये सब धार्मिक जो बुक लिखा है, जैसे यहाँ पे सी यू की इनकी लिखी गई किताब है। इसके अलावा जैन विजय सूरी के बारे में भी आप एक वर्ड लिख सकते हो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जीन सूरी के बारे में। इन्होंने भी एक किताब लिखा जिसमें इस चीज के बारे में वंश मतलब विवरण मिलता है, जिसे आप हरिवंश या हरिवंशा पुराण भी बोलते हैं। हरिवंश पुराण के नाम से भी आप जानते हैं। तो इससे ये पता चलता है, ये वो किताबें हैं जिससे गुप्त फेज के बारे में पता चला। जो नेट जेआरएफ में यहाँ पे एक न एक क्वेश्चन तो आपको फंसेगा ही फंसेगा, तो इसे छाप डालिए सभी लोग। हम चलते हैं थोड़ा आगे बात करते हैं कि जो बात करने हम आए थे उस पे, कि इतना पढ़ने के बाद हमें प्रशासन के बारे में पता चलता है। किसके बारे में बच्चों? प्रशासन के बारे में पता चलता है कि प्रशासन कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ऑफिसर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन पहले हम यूनिट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा यूनिट क्या है। तो आप याद रखिएगा, गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था जो थे मोर एक्सटेंसिव थे। कैसा था बच्चों? मोर एक्सटेंसिव। मोर एक्सटेंसिव के साथ साथ आप कह सकते हो कि और क्या था कि इसमें मोर एक्सटेंसिव देन मौर्य, मौर्यों से ज्यादा ये एक्सटेंसिव था। और हायरार्की थी। हायरार्की में आप डायरेक्टली याद रखिएगा किस तरह से हायरार्की में आप जान सकते हैं कि एक के ऊपर एक सबको रिपोर्ट अपने ऊपर वाले को देना। ये हायरार्की था किसमें? आपके गुप्त काल का। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसमें समझते हैं कि क्या क्या चीजें यूनिट वाइज समझ सकते हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल यहां से कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रोविंसी की बात करते हैं। प्रोविंसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रांत कहते हैं। देखो यूनिट कैसे है। प्रांत का हेड कौन होना चाहिए? प्रांतपति, जबकि इसे कुछ और नाम से भी हम पुकारते हैं। देखो प्रांत को ही हम डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिवीजन कहते हैं। डिवीजन को ही हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, भुक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुक्ति कहा जाता है। और भुक्ति के हेड कौन होंगे? ध्यान से देखिएगा, उपरिका। क्या होंगे ये? उपरिका कहलाते हैं ये, उपरिका। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? किंग, अपॉइंटेड बाय किंग। ध्यान दो, अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अपॉइंटेड बाय किंग, यहां पे राजा चुनेगा उपरिका को। किसका हेड होगा? उपरिका मतलब गवर्नर, आज के समय का ये गवर्नर कहलाएगा। फिर ये डिवीजन भुक्ति नीचे चलेगा और कई भागों में फ्रेगमेंट्स होंगे, छोटे छोटे भागों में टूटेंगे और क्या कहलाएंगे? आप सभी जानते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? जिला। अब जिला को देखें थोड़ा सा कि जिला को हेड कौन कर रहा है। जिला को उस जमाने में विश कहते थे। क्या बोलते थे? विश कहा जाता था। किस नाम से जानते थे हम लोग? विश के नाम से। और यहां के जो होंगे कौन होंगे? तो कुमार मत कहलाएंगे हेड कौन होंगे यहाँ के? कुमार मत को और भी कई अलग अलग नाम से भी हम लोग पुकारते। आयुक्त, विशपति, ये सभी नाम है। आयुक्त या विशपति। इसके अलावा भी और भी कई नाम से जानते। और इसे अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होता है? तो सर डिस्ट्रिक्ट के नीचे आएगा सब डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विथीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? विथीज नाम से जानते हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इसको आप इग्नोर करके चले नीचे स्तर पे, तो नीचे स्तर पे आपका आ जाएगा ग्राम। कौन आ जाएगा बच्चों? ग्राम। और ग्राम का हेड, ये वाला पोर्शन को हमने साइड में कर दिया। ग्राम के हेड अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड द ग्रामपति। तो आप इतना बात को ध्यान रखें, ग्रामपति। तो डिस्ट्रिक्ट, जिला के हेड कुमार मत, आयुक्त या विशपति, और प्रोविंसी प्रांत को भुक्ति कहते हैं, और उपरिका इसके हेड होंगे। क्लियर है? इतना लाइन है। मजेदार चीजें। ये इंफॉर्मेशन आपको जल्द कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। आप इसी तरह के वीडियो के लिए आप जुड़ते हैं हमारे साथ।
और एप्लीकेशंस पे जरूर जुड़े और यूजीसी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, बैच सेकेंड में इनरोलमेंट आप लोग जरूर ले। आगे बढ़ते हैं, कोई चीज़ों को और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से एक बार क्लास सभी के सभी शेयर करते चलें, एक चीज़ और बोला था कि मैं आप लोगों को भूमि कर के बारे में भी बताऊंगा। चलिए जानते हैं कि भूमि कर यहाँ पे किस तरह के भूमि कर को आप जानते हैं। मैं समझ सकता हूं कि टाइम कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ाना होता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी धैर्यता रखते हैं, चीज़ें सीखने में वक्त लगता है। चलिए भूमि कर, पहला सीता, जिसे आप सीता कर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर सीता कौन सा है, उसके बाद भाग, उसके बाद तीसरा जो कर होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, भोग भाग। तो ये जो तीन तरह के आपने टैक्स देखे, वो टैक्स है क्या। सीता की अगर हम बात करें तो टैक्स उन चीज पे है, टैक्स ऑन क्राउन लैंड, बोले तो राजा के जमीन पर कर है। बात समझ में आया, राजाओं के जमीन पे लगाई गई कर को आप क्या बोलते हैं, सीता कर कहते हैं। दूसरा है भाग। सर भाग कैसा होगा, तो ये स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा, ध्यान दीजिएगा, राज्य द्वारा वसूला गया कर है। अब ये कैसे जगह पे कर वसूलेगा, तो प्राइवेट जमीन पे। कैसा, प्राइवेट लैंड पे, जमीन पे। समझ में आया, एक लाइन में चीजें क्लियर हो जाता है। भोग भाग ये कैसा है, तो आप इसे कह सकते हो कि किसी भी तरह के, मतलब रॉयल्टी टैक्स हो गया, ये रॉयल्टी टैक्स, कि उस राज के नियंत्रण में रहते हो, इसलिए रॉयल्टी टैक्स देना पड़ेगा। आपसे पूछ सकता है कि इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, करीतलाई। आपके कई कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ऐसे टैक्सेस भी वसूले गए हैं जमीन पे। तो पहला सीता, दूसरा भाग और तीसरा भोग भाग करके टैक्सेस को देखने को मिला। आइए कुछ क्वेश्चंस को जानते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया पे, देखते हैं कि कितने लोगों को क्या पता है। देखिए कुछ अफसरों के बारे में यहाँ पे आप लोग को दिए गए हैं कुछ चीजें, ध्यान दीजिए। कुछ अफसर आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये अफसर कौन है, नेम ऑफ द अफसर और फील्ड आपसे पूछ लें। जितने स्टूडेंट इनरोलमेंट किसी भी कोर्स में लेना चाहते हो, ऑलरेडी कोर्स का कोड यहाँ पे गिवन है, इस कोड का प्रयोग करें। देखिए आप सभी, महासंधि विग्रह का मतलब होता है वार एंड पीस के लिए अफसर को बोलते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं, ध्यान से मेरे साथियों, ध्यान से देखिएगा। चलिए उसके अलावा अमात्य, अमात्य का मतलब होता है चीफ काउंसिलर, जो कि सही एकदम साफ साफ दिख रहा है आप सभी को। महाबलाधिकृत, जिसे आप मिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। उसके अलावा महादंड नायक, जिसे आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। उसके अलावा है अधिकारना, जिसे आप खास तौर से चीफ ऑफ द ट्रेजरी ऑफ वार कहते हैं। उसके बाद है संधि विग्रहिका या महासंधि विग्रहिक या फॉरेन मिनिस्टर्स को कहते हैं। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम लोग। उसके बाद है आपके पास सर्वाध्यक्ष, जिसे सुप्रिटेंडेंट कहा जाता है। और दत्तु का जो पूछा गया है, या दूता का मतलब होता है रॉयल एनवॉय। ठीक है, आगे बढ़िए। कई अफसरों के नाम और भी है, जिसे आपको पूछ ले कि दंड पशाधिकरण जो है चीफ पुलिस को बोलते हैं आप लोग। उसके बाद आयुक्तास किसको बोला जाता है, देखो क्वेश्चन, चीफ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। उसके बाद है महारतास, विलेज एल्डर्स को बोलते हैं। मैं इस सब को लिखने में वक्त लगता, उससे पहले मैंने जो है, उसके बाद है ग्रामिका, विलेज हेडमैन है। शुल्किका, कलेक्टर ऑफ कस्टम्स एंड टोल्स है। और गौलमिका, दैट इज कॉल्ड द इंचार्ज ऑफ फॉरेन एंड फोर्ट्स हैं। चलिए उसके अलावा आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 करके बताइए जल्दी से, फास्ट। क्लास में हूं, बस 5 मिनट में आ रहा हूं, 5 मिनट में क्लास ले रहा हूं। वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, आ रहा हूं 5 मिनट में, आ रहा हूं 5 मिनट में आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कह रहा है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि पुलकेशिन सेकंड के राज दरबारी कवि है कौन, रवि कीर्ति, अपने आप को तुलना किस स्कॉलर से करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला दैट इज कॉल्ड द कालिदास, और दूसरा हो जाएगा भारवी। दोनों से अपने आप को कंपेयर किया, राइट आंसर विल बी द 2।
ए होल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने स्टूडेंट क्लास के देख रहे हैं, चाहे वो पीजीटी वाले हो, चाहे वो टीजीटी वाले हो, चाहे वो यूजीसी नेट वाले हो, इस क्वेश्चन को जरूर करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का प्रदर्शन सबसे पहले करता है? ऑप्शन देखिए, स्कंदगुप्त की भीतरी, कुमारगुप्त की मंदसौर, चंद्रगुप्त का मथुरा और भानुगुप्त की एरन इंस्क्रिप्शन। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप लोग को बताया हुआ है, खैर नहीं भी बताया फिर भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर विल बी द भानुगुप्त की एरन इंस्क्रिप्शन। एरन पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द गुप्ता रूलर लायर प्लेयर। लायर का मतलब होता है कुछ इस तरह का प्लेइंग, मतलब प्ले करने के लिए, गाना बजाने के लिए इस तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं। गोल्ड कॉइन पे ऐसा बजाते हुए कौन कौन से शासक को देखा गया है? तो इसके जो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसके जो राइट आंसर होंगे चंद्रगुप्त सेकेंड और कुमारगुप्त प्रथम, 2 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इतना समय नहीं लेना है क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसके द्वारा लिखा गया? अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करते चलेंगे। एंड विच इज द करेक्ट आंसर? देवी चंद्रगुप्तम रिटन बाय होम? दैट इज द सर विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है देवी चंद्रगुप्तम। वेरी गुड, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमारमात्य अकर 6 वैशाली सील्स विच सजेस्ट दैट दिस इज द टाइटल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कुमारमात्य शब्द 6 वैशाली मोहरों पर आता है, जो बताता है कि उसकी उपाधि प्रतिनिधित्व करती थी। वो कौन थे? ऑप्शन देखिए, क्राउन प्रिंस, उसके बाद एक जागीरदार या अधीनस्थ राजा, एक कार्यालय अधिकरण, क्राउन प्रिंस से जुड़ा हुआ उच्च पदस्थ अधिकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये बात को डिस्कस की थी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें रूप से जाना जाता था। देख रहे हो प्रांतों को, प्रांत पूछ लिया है, देश या भक्ति, परगना, पुराण या नगर। सी विच विल बी द करेक्ट आंसर? एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। एंड विच इज द करेक्ट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई विश कि आप लोग बता सकते हैं कि प्रांतों को किस हिसाब से, किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, ये भक्ति नहीं भुक्ति हो जाएगा, भुक्ति। तो आपके राइट आंसर विल बी द सर देशाज या भुक्ति कहते हैं प्रांतों को। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग क्लास को जरूर जाते जाते शेयर कर दें। कैसा लगा? शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट कलेक्शंस और बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास थी। एक बार शेयर कर देना और जाते जाते Y628 कोड का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट ले आप यूजीसी या किसी भी कोर्स में। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर।